हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो अबाउट द फोर्स था, कि किस प्रकार से फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लाने के लिए, चाहे वो फिर स्टॉप से मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर मोशन से स्टॉप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होगा, हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी और ये होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ओके, तो ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो लीनियर मोमेंटम का चेंज होगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम उतना ही तेज़ी के साथ होगा, और किसी में यदि हम लोग कम फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें होने वाला जो चेंज है लीनियर मोमेंटम का उतना ही कम होगा। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, और ये जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया है। जैसे कि यदि एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी से दैट फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली, अब एक बाइक है। यदि आप बाइक में बहुत तेज़ी के साथ उसको एक्सेलरेट करोगे, मतलब कि यदि आप बहुत तेज़ी के साथ रेस दोगे, बहुत ज़्यादा पावर में रेस दोगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि बाइक है उतनी स्पीड के साथ में वेलोसिटी गेन करती है। मतलब कि इफ़ यू अप्लाइड मोर फोर्स देन द ऑब्जेक्ट अचीव मोर वेलोसिटी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, while if you apply a strong brake on the bike, which having a velocity, ठीक है, तो बाइक जो है उतनी स्पीड के साथ में रुक जाती है। तो दोनों एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि जितनी स्पीड के साथ में ब्रेक लगते हैं, जितनी स्पीड के साथ में एक्सेलरेट किया जाता है, बाइक की स्पीड उतनी तेज़ी के साथ बदलती है, चाहे फिर वो रुकने की डायरेक्शन में बदलती है या फिर वो तेज़ भागने की डायरेक्शन में बदलती हो। और बाइक के पास में एक लीनियर मोमेंटम है क्योंकि बाइक के पास में एक मास है और उसके पास में एक वेलोसिटी, सो बाइक हैविंग ए लीनियर मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, ओके। इन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते इसको दूसरे तरीके से। मान लीजिए दो बॉडीज़ है, दोनों बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट में थी। ठीक है, आपने दोनों बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया। मान लीजिए दोनों बॉडी, एक बॉडी जो है उसमें लाइटर बॉडी है और दूसरी बॉडी है हैवी बॉडी। तो जो लाइटर बॉडी है, हम लोग ये देखते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगाने से लाइटर बॉडी है वो बहुत जल्दी मात्रा में बहुत जल्दी जो है एक ग्रेटर स्पीड को अचीव कर लेगी, जबकि एक हैवी बॉडी है वो स्पीड को अचीव करने में कुछ टाइम लेती है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद में दोनों की दोनों बॉडी जो है वो सेम लीनियर मोमेंटम को अचीव कर लेती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि मान लीजिए आप किसी बाइक के ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो बाइक जो है 5 सेकंड में 60 की स्पीड को अचीव कर लेती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। उसी प्रकार से यदि वही फोर्स 1000 न्यूटन जो है एक ट्रक के ऊपर लगा रहे हो जिसका मास बाइक से ज़्यादा है, तो जो ट्रक है वो भी 60 की स्पीड अचीव कर लेगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो बाइक के द्वारा लिए गए टाइम पीरियड से ज़्यादा होगा। लेकिन एंड ऑफ द टाइम बोथ द ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम लीनियर मोमेंटम। ओके, ओके। सो ये लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज होता है, ये किसके बराबर होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m और वो v1 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है। क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास में p1 इज इक्वल टू एम वी वन, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हम लोग जानते हैं मास इंटू में वेलोसिटी होता है। ओके, अभी मैंने उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, एक बॉडी है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये बॉडी थी जिसका मास था m,
और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी है v1। तो इसका लीनियर मोमेंटम हमारे पास में आ जाएगा mv1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, अभी इस फोर्स की क्वांटिटी जो है मैंने बढ़ा दी और ये कर दिया मैंने 10 न्यूटन। अभी जो फोर्स है वो हो गया मेरे पास में 10 न्यूटन। तो नाउ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फॉर ए टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस टू v2। अभी उसकी वेलोसिटी है चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं 5 न्यूटन फोर्स से बढ़ा के हम लोगों ने 10 न्यूटन फोर्स कर दिया है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वो हो गई v2। तो अब उस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम बन जाएगा वो बन जाएगा p2, दैट मीन्स mv2, ठीक है। ओके, हम लोग ये देखते हैं कि पहले जब 5 न्यूटन फोर्स था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसका लीनियर मोमेंटम था mv1। अब इसके ऊपर हम लोगों ने 10 न्यूटन फोर्स कर दिया तो इसका लीनियर मोमेंटम हो गया है mv2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया है। तो कितना चेंज हुआ है, तो आंसर है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस का इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जो था हमारे पास में आ जाएगा mv2, और जो लीनियर मोमेंटम था हमारे पास में वो था mv1। यहाँ पे जो m है वो दोनों जगह m1 m2 नहीं लिखा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो सेम है। क्योंकि यदि एक कार है वो अभी 60 की स्पीड से चल रही है और थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी स्पीड 80 कर दी, तो कार का जो मास है वो तो फिक्स है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पे जो m है उसको मैंने कॉन्स्टेंट रखा है। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ है, तो इस चेंज होने में कुछ हम लोगों को टाइम लगा होगा। जैसे मान लीजिए 12:02 पे एक कार है जिसकी वेलोसिटी है या जिसका लीनियर मोमेंटम है 60, ठीक है। 12:02 पे उसी कार की वेलोसिटी 60 से बढ़ के हो गई है 80। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है 60 टू 80 होने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो वही टाइम जो है इस लीनियर मोमेंटम में लगा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t। t जो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। v2 जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है और v1 यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और t यहाँ पे टाइम है। तो ये जो v2 माइनस v1 अपॉन t है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स पहले मान लीजिए 60 थी अभी 80 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सलरेशन। हम लोग पढ़ के आए हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सलरेशन। ओके, तो हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया ए, और यहाँ पे जो ए है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, ये जो P2 माइनस P1 है इसकी जगह पे मैंने रख दिया है F, क्योंकि फोर्स जो है वो मेन फैक्टर है, मेन कोज है जिसकी वजह से ये लीनियर मोमेंटम उसमें चेंज हुआ है। क्योंकि यदि हम यहाँ पे 5 न्यूटन का 5 न्यूटन ही रखते तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता इस ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हम लोगों ने 5 न्यूटन को बढ़ा के 10 न्यूटन किया, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम उसमें चेंज आया। तो फोर्स इज द कोज विच इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द लीनियर मोमेंटम of the object, yeah, to which is responsible to make the difference between the linear momentum। तो p2 माइनस p1 की जगह हम लोगों ने रख दिया f। ओके, so I can put p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f, एंड f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ma। यदि इसकी यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू निकल के आया हमारे पास से मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की जो यूनिट होती है वो होती है m, और ए जो उसका डायमेंशंस होता है एल टी माइनस का 2 एक्सीलरेशंस का, ठीक है। डायमेंशंस हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस का 2, तो ये आ जाएगा m1 L1 T माइनस का 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, ठीक है। यूनिट की हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स की दो यूनिट होती है, एक हमारे पास में एब्सोल्यूट यूनिट होती है और दूसरी हमारे पास में ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से बना सकते हैं,
ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट कैसे होगी और क्या होगी वो समझिए आप ही। मान लीजिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। फिर से, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के कारण ये ऑब्जेक्ट यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है वो गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हेन ए फोर्स इज applied on 1 kg mass of object gains and 1 मीटर पर सेकेंड square acceleration, that quantity of force is known as 1 Newton force। ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी ये जो 1 न्यूटन फोर्स है ये किसके बराबर होगा? तो आंसर 1 न्यूटन फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 kg मास लिया है तो 1 kg, कितना एक्सेलरेशन लिया हम लोगों ने? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया है। तो ये 1 न्यूटन फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यदि एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो न्यूटन जो है एसआई सिस्टम इसकी यूनिट हो जाएगी, जबकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट हो जाएगी हमारे पास में डाइन। ठीक है। ओके। एक छोटा सा रिलेशनशिप हम लोगों को देखना है कि जो न्यूटन और डाइन जो है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। कैसे? 1 न्यूटन हम लोगों ने पढ़ा है अभी अभी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 kg, जब हम लोग 1 kg को कन्वर्ट करते हैं तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर को 10⁻2 सेंटीमीटर। हम लोग एक आइडेंटिटी लगाएंगे a⁻m इंटू m, तो a⁻m+n हो जाएगा। ठीक है। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, a⁻m इक्वल टू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। ये आइडेंटिटी लगा के 1 न्यूटन फोर्स है वो इक्वल टू आएगा 3+2 5। तो एक रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिला कि जब हम लोग एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन इक्वल टू आ जाएगा 10⁵ डाइन। छोटा सा रिलेशनशिप है, न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर हम लोग ये कहें कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में यदि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास 1 kg है, और इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो अपनी तरफ ही खींच रही है, तो अर्थ के खींचने के कारण यदि ये ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अचीव कर लेता है। फिर से, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, अर्थ इज अप्लाइंग ए फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो इफ दिस ऑब्जेक्ट अचीव ए एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑन दैट टाइम जितना फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा, दैट फोर्स इज नोन एज 1 kg वेट, या फिर 1 किलोग्राम फोर्स। मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ, दैट फोर्स इज नोन एज 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम में फोर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं kg वेट और kg फोर्स। तो जब आपको kg वेट और kg फोर्स लिखा हुआ मिलेगा तो आप ये भी समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो रही है। ठीक है। ओके। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने उसमें न्यूटन और डाइन बनाया था, इसी प्रकार से हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 1 kg वेट जो है वो बन जाएगा 1 kg इंटू में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 9.80 न्यूटन। यदि हम लोग 1 ग्राम वेट की बात करते हैं, जैसे उसमें हमारे पास में 1 न्यूटन था और 1 डाइन था, इसी प्रकार इसमें 1 kg वेट और 1 ग्राम वेट में बात करें तो 1 ग्राम वेट जो है इसको सोल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास में 980 डाइन। बेटा यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई करने पे ऐसी आ रही है, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम लोग फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो देखिए यहाँ से, मान लीजिए एक बॉडी है, और लेट मी से दैट एक बॉडी है। ये बॉडी जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, और ये बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है, मतलब कि किसी प्रकार का इस बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल
एक कार है जो 60 की स्पीड पे चल रही है, तो वो 60 की स्पीड पे ही चल रही है, ना तो उसकी स्पीड 61 हो रही है और ना उसकी स्पीड 59 हो रही है। मीन्स देयर स्पीड इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्मली मोशन। तो हम लोग ये जानते हैं यदि कोई कार या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, and if there is no change in the velocity means the accelerations of the object will be zero, because of we know that acceleration is what, acceleration is change in velocity of the object with respect to time. But if there is no change in the velocity means with respect to time, means we can say that the velocity the acceleration of the object is zero. So if the acceleration of the object is zero, then from the Newton's second law of motion F is equal to ma, which is, तो F इज इक्वल टू ma जो है, तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास में जीरो हो जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। ये देख बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में जीरो। मीन्स फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो नीड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। वही जो है सेकंड लॉ कहता है, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती ही रहेगी, हमको उसके ऊपर किसी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाते हैं हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर, क्योंकि एयर फ्रिक्शन और जो फ्रिक्शन फोर्स है अर्थ का और बॉडी के बीच में, उस फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बॉडी जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक यूनिफॉर्मली मोशन में ट्रेवल करती रहेगी। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई कि जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी कि बॉडी मूव करती रहेगी तो मूव ही करती रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में करती रहेगी, वही चीज़ जो है यहाँ पे सेकंड लॉ ने समझाई है कि यहाँ पे यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सेकंड लॉ इज ऑल्सो डिफाइन द फोर्स फैक्टर, कि फोर्स ही वो फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जो है उसको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑल्सो डिफाइन द फोर्स फैक्टर, सेकंड लॉ इज ऑल्सो डिफाइन द फोर्स फैक्टर। ठीक है, कल जो है हम लोग सेकंड लॉ से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग थर्ड लॉ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग ये पढ़िए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।